हेलो फ्रेंड्स, बीएससी की स्पेशल क्लास में आप सभी लोगों का एक बार फिर से मोस्ट वेलकम है। और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बीएससी फर्स्ट ईयर जूलॉजी का थर्ड सेमेस्टर है, सेल बायोलॉजी एंड जेनेटिक्स। और जैसा कि आप लोग जानते हैं, इस सेमेस्टर से हम काफी सारी वीडियोस अपलोड कर चुके हैं और कुछ इंपॉर्टेंट वीडियोस के नाम मैं आपको बता देता हूं ताकि आप उसको प्रिपेयर कर सके लॉन्ग क्वेश्चन और शॉर्ट क्वेश्चन के लिए। नंबर फर्स्ट है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर हर साल एक लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाता है। और सेल से रिलेटेड टॉपिक जैसे सेल, व्हाट इज सेल, सेल्स होता क्या है सेल में, और प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक सेल में डिफरेंशिएशन और फंक्शन ऑफ सेल, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस पर दो लॉन्ग क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा आपके जो सेल ऑर्गन्स है जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इनको आप अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए। लॉन्ग क्वेश्चन इस पर भी पूछा जाता है। शॉर्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, जैसे फॉर एग्जांपल लाइसोसोम, राइबोसोम, जितने भी जो यहाँ पर सेल ऑर्गन्स है वो तो मैं कंप्लीट कर चुका हूं। तो सभी सेल ऑर्गन्स लॉन्ग क्वेश्चन में नहीं पूछे जाते, कुछ ऐसे हैं जो शॉर्ट क्वेश्चन में, और तीन लॉन्ग क्वेश्चन आप देखेंगे। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया तो सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उसके बाद आप न्यूक्लियस को, उसके बाद एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और गोल्जी कॉम्प्लेक्स पर भी कभी कभी लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो चार ऐसे लॉन्ग क्वेश्चन हैं, चार ऐसे टॉपिक्स हैं जिस पर लॉन्ग क्वेश्चन हर साल पूछा जाता है। तो आप उसको वहां पर नोट करके उसको प्रिपेयर कीजिए। तो इससे पहले हमने डिस्कस किया था, हमारा पिछला वीडियो था स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, जिसके अंदर हम देखा था डीएनए की स्ट्रक्चर कैसी होती है, उसका टाइप्स और फंक्शन। और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए पार्ट फर्स्ट, क्योंकि डीएनए का जो रेप्लिकेशन प्रोसीजर है वो काफी कॉम्प्लेक्स है। तो इसके अंदर हम देखेंगे डीएनए किस तरीके से रेप्लिकेट करता है। तो इस वीडियो के अंदर हमारा टॉपिक होगा मोड्स ऑफ रेप्लिकेशन, जिसके अंदर हमें पता चलेगा कि डीएनए का जो रेप्लिकेशन मेथड है, इसमें तीन मेथड आपको नजर आएंगे, कंजर्वेटिव मेथड, सेमी कंजर्वेटिव मेथड, और इसके अलावा होता है डिस्ट्रप्टिव मेथड। तो इसमें से जो वाइडली एक्सेप्टेड मेथड है वो है सेमी कंजर्वेटिव मेथड। तो इसके ऊपर कुछ एक्सपेरिमेंट भी है, दो एक्सपेरिमेंट हम यहाँ पर इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट को डिस्कस करने वाले हैं। नंबर फर्स्ट एक्सपेरिमेंट किया गया है मेसेल्सन और स्टाल एक्सपेरिमेंट, जो कि बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उसको आज हम डिटेल में स्टडी करेंगे। कॉम्पिटेटिव एग्जाम में भी क्वेश्चन इससे रिलेटेड पूछे जाते हैं। अगर आप नीट की तैयारी कर रहे हैं या CSIR नेट की तैयारी कर रहे हैं, या आप बीएससी के स्टूडेंट हैं, तो आपके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके अलावा एक और यहाँ पर एक्सपेरिमेंट है टेलर एक्सपेरिमेंट, जो कि बताएगा कि यूकैरियोटिक सेल के अंदर भी जो डीएनए का रेप्लिकेशन होता है वो सेमी कंजर्वेटिव मेथड द्वारा होता है। ठीक है, उसमें भी सेमी कंजर्वेटिव मेथड द्वारा डीएनए का रेप्लिकेशन देखा गया है। हालांकि दोनों में डिफरेंशिएशन है, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल में डीएनए का जो रेप्लिकेशन है प्रोसीजर थोड़ा डिफरेंट जरूर है, बट दोनों में सेमी कंजर्वेटिव टाइप होता है, यूकैरियोटिक सेल के अंदर भी और प्रोकैरियोटिक में। यहाँ पर आज हम जो एक्सपेरिमेंट लेंगे, उसमें एक्सपेरिमेंट में हम देखेंगे जो मेसेल्सन और स्टाल ने जो एक्सपेरिमेंट किया था बैक्टीरिया के ऊपर, वहां पर ई कोलाई बैक्टीरिया के ऊपर उन्होंने लिया था। तो बैक्टीरिया प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर आता है। तो पहला जो एक्सपेरिमेंट है वो प्रोकैरियोटिक सेल में रिप्रेजेंट करेगा, और दूसरा जो एक्सपेरिमेंट है वो यूकैरियोटिक, क्योंकि वो जो दूसरा एक्सपेरिमेंट किया था टेलर ने, वो विसिया फेबा नाम का एक प्लांट है, उसके जड़ों पर उन्होंने उस एक्सपेरिमेंट को किया था। तो इस वीडियो के अंदर एक्सपेरिमेंट होगा और कुछ बेसिक पॉइंट, और नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डीएनए का रेप्लिकेशन किस तरह से होता है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। दोस्तों हेडिंग डालेंगे डीएनए रेप्लिकेशंस। अब हम यहाँ पर डीएनए रेप्लिकेशंस का नंबर फर्स्ट डिस्कस करेंगे पार्ट 1 के अंदर, जितना भी बेसिक पॉइंट होता है डीएनए रेप्लिकेशंस के अंदर, कि डीएनए किस किस तरह से रेप्लिकेट कर सकता है, इसके कौन कौन से मॉडल्स हैं, और सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट मॉडल्स है वो कौन सा है। तो पहले आपको बता देता हूँ, डीएनए रेप्लिकेशंस का जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मॉडल्स है, जो वाइडली एक्सेप्टेड मॉडल है, वो है सेमी कंजर्वेटिव मैथड। इसके थ्रू जो डीएनए रेप्लिकेट करता है हम उसके बारे में काफ़ी डिटेल में स्टडी करेंगे। और ऐसे कौन कौन से एक्सपेरिमेंट हैं, ऐसे मैं यहाँ पर डिस्कस करने वाला हूँ दो एक्सपेरिमेंट, मेसेल्सन और स्टाल एक्सपेरिमेंट्स और टेलर एक्सपेरिमेंट, जिन्होंने ये प्रूव किया कि सेमी कंजर्वेटिव मेथड द्वारा ही डीएनए का रेप्लिकेशन होता है, और वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट और वाइडली एक्सेप्टेड जो है ये मॉडल है। ठीक है, तो इसके पीछे जो एक्सपेरिमेंट है उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। तो पार्ट 1 में हमारा ये जो जितना भी बेसिक है उसी को हम कवर करेंगे। अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट है जो कि नीट की तैयारी कर रहे हैं, आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो। अगर आप ऐसे स्टूडेंट है जो बीएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो बीएससी में लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा जाता है रेप्लिकेशन प्रोसेस, डीएनए की स्ट्रक्चर, रेप्लिकेशन प्रोसेस। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, पिछला में जो मेरा वीडियो था लगभग 1 घंटे से ऊपर, हमने जो वीडियो में डिस्कस किया था डीएनए की स्ट्रक्चर के बारे में। जितना भी बेसिक पॉइंट है, सेल साइकिल से रिलेटेड, डीएनए से रिलेटेड काफ़ी सारे पॉइंट्स हमने पिछली वीडियो के अंदर कवर किया। उसके अंदर हमने देखा डीएनए कितने टाइप्स के होते हैं, डीएनए की स्ट्रक्चर क्या है, कौन कौन सी बॉन्डिंग के द्वारा वो आपस में जुड़ते हैं। ठीक, उसके जो हमने वहाँ पर देखा था वाटसन और क्रिक द्वारा जो दिया गया मॉडल, डबल हेलिक्स मॉडल, उसको भी हमने डिस्कस किया था। और लास्ट में हमने फंक्शन ऑफ डीएनए, डीएनए के
फंक्शन के बारे में भी डिस्कस किया। आज के इस वीडियो में हमारा टॉपिक है डीएनए रेप्लिकेशन, और ये इसमें हम पार्ट 1, ये जो है पार्ट 1 है, नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 2 हम अपलोड करेंगे। तो इसके अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ, सबसे पहले आप हेडिंग डालेंगे मोड्स ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। दोस्तों डीएनए जो रिप्लिकेट करता है, डीएनए के अंदर जो प्रोसेस होता है वो दो तरह का प्रोसेस होता है, ठीक है। ये जो है दो प्रोसेस परफॉर्म करता है, एक होता है ऑटो कैटालिसिस और एक होता है हेटेरो कैटालिसिस। दोस्तों ऑटो कैटालिसिस का मतलब क्या होता है, जब डीएनए से डीएनए का निर्माण होता है, ठीक है, जब डीएनए फॉर्म करता है, करेक्ट, उसको बोलेंगे ऑटो कैटालिसिस। हेटेरो कैटालिसिस के अंदर क्या होता है, मतलब जब डीएनए आरएनए का फॉर्म करता है, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, ट्रांसक्रिप्शन। और जब आरएनए प्रोटीन का फॉर्मेशन करता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रांसलेशन। तो कुछ बेसिक पॉइंट ऐसे हैं जिन्हें आपको नोट करना होगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है, जिसके बिना मतलब अगर आपका बेसिक कवर नहीं होगा तो आप आगे तक नहीं जाएंगे, तो आपको बेसिक कवर करना चाहिए। सो अभी हम सबसे पहले, जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं मोड्स ऑफ रेप्लिकेशन, डीएनए रेप्लिकेशन, डीएनए किन किन मेथड से। दोस्तों डीएनए का जो रेप्लिकेशन है, वाटसन और क्रिक ने इसको अच्छे से समझा तो दिया था इसकी स्ट्रक्चर को, लेकिन इसको एक्सपेरिमेंटली प्रूफ, इसकी जो रेप्लिकेशन है उसको एक्सपेरिमेंटली प्रूफ किया था मिशेल्सन और स्टाल एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू, ठीक है। इन्होंने प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया का, यहाँ पर ई कोलाई, इस्चीरिया कोलाई जो बैक्टीरिया होता है उसका यूज़ करके एक्सपेरिमेंट में उसका यूज़ किया गया, ठीक है, वो हम बहुत अच्छे से अभी डिस्कस करेंगे। उसके बाद टॉयलर ने एक एक्सपेरिमेंट किया था, ठीक है, इन्होंने एक प्लांट लिया था जिसका नाम है विसिया फेबा, ठीक है, उसका नाम है विसिया फेबा। तो विसिया फेबा का एग्जाम्पल लेकर के उन्होंने अच्छे से उस पर एक्सपेरिमेंट किया था, वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो ये दोनों एक्सपेरिमेंट को हम बहुत ही अच्छे से डिस्कस करेंगे एग्जाम पेपर में। यहाँ पर अगर आप नीट की तैयारी कर रहे हैं या फिर आप नेट की तैयारी कर रहे हैं तो ये जो मिशेल्सन और स्टाल एक्सपेरिमेंट है, इससे बेसिक पॉइंट जरूर पूछा जाता है, तो आप इसको नोट कर लें। क्योंकि नीट जो आपका नीट एग्जाम का, जो नेट एग्जाम की बात कर रहे हैं, पर्टिकुलरली नेट एग्जाम, उसमें जो पार्ट ए आता है, पार्ट बी आता है, उसमें आपको कंसेप्चुअल क्वेश्चन बहुत कम मिलते हैं। पार्ट थर्ड में जो पार्ट सी होगा उसमें आपको कंसेप्चुअल क्वेश्चन मिलते हैं, बट पार्ट ए और पार्ट बी में आपका ज़्यादा हार्ड नहीं होता, उसमें बेसिक होता है, ठीक है। तो वो बेसिक आपका, अगर आपका कवर है सेल बायोलॉजी के, अगर आपने जितना अच्छे से, जितना डीपली अगर आप सेल बायोलॉजी को पढ़ रहे हैं, उतना ही आपके लिए बढ़िया होगा, ठीक है, उतना ही आपके लिए अच्छा रहेगा नेट एग्जाम की तैयारी के लिए। सो अभी मैं आपको बताता हूँ, देयर आर 3 पॉसिबल मोड्स ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। डीएनए रेप्लिकेशन के जो है 3 मेथड्स हैं, ठीक है। अलग अलग साइंटिस्ट ने इसको अलग अलग तरीके से बताया, लेकिन जो मैंने आपको फिर से कहना चाहूँगा कि जो सबसे ज़्यादा यूनिवर्सल एक्सेप्टेबल या वाइडली एक्सेप्टेबल मॉडल है वो है सेमी कंजर्वेटिव। इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। इन दो को आपको मैं बता देता हूँ कि ये कैसे है, किस तरीके से है। नंबर फर्स्ट है सेमी कंजर्वेटिव, नंबर सेकेंड है कंजर्वेटिव, नंबर थर्ड है डिस्पर्सिव। तो अगर आपसे पूछा जाए कि मोड्स ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन, डीएनए किन किन तरह से रेप्लिकेट करता है, तो इसके ऊपर 3 मॉडल्स हैं। नंबर फर्स्ट है कंजर्वेटिव, नंबर सेकेंड आप देखेंगे सेमी कंजर्वेटिव, नंबर थर्ड है डिस्पर्सिव। कंजर्वेटिव मेथड में देखो क्या होता है। ये जो आप देख रहे हैं, सबसे पहले हमने मान लिया कि ये हमारे पास डीएनए का 2 स्ट्रैंड्स या डबल हेलिक्स यहाँ पर स्ट्रक्चर है, ठीक है। ये हमारे पास डीएनए है, ये भी डीएनए बिल्कुल सेम, ये तीनों डीएनए एकदम सेम है। अब यहाँ पर जो कंजर्वेटिव मेथड ये कहता है कि जब डीएनए रेप्लिकेट करता है, ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल अभी मैं आपको यहाँ पर सेल के बारे में थोड़ा एग्जांपल, अगर आप सेल से लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। दोस्तों जैसे ये हमारे पास कोई सेल है, ये 2 तरीके से डिवाइड हो सकती है, एक तो मियोसिस, एक होती है माइटोसिस। अगर ये इसके अंदर होता है माइटोसिस डिवीजन, मतलब अगर ये सेल माइटोटिकली डिवाइड होती है तो इसके अंदर जो डीएनए होगा वो रिप्लिकेट करके अपना आइडेंटिकल कॉपी बनाता है। आइडेंटिकल कॉपी मतलब समझ रहे हैं, आइडेंटिकल कॉपी का मतलब होता है कि जो इसमें डीएनए प्रेजेंट है सेम वही कॉपी इसमें होगी, मतलब उसमें इन दोनों डीएनए में कोई डिफरेंशिएशन नहीं है, ठीक है। तो इस पॉइंट को हमेशा नोट करना, जब भी कोई सेल माइटोसिस डिवीजन करती है तो उसके अंदर जो सेकंड सेल बनेगी उसके अंदर जो डीएनए होगा वो एग्जैक्ट यही कॉपी होगा, ठीक है, जो डीएनए पहले से प्रेजेंट है उसी की कॉपी होगा, सेम। तो अब आप सोच सकते हैं कि अगर एक डीएनए के अंदर न्यूक्लियोटाइड के इतने सीक्वेंस है, जैसे कि हमने फर्स्ट वीडियो के अंदर देखा था, डीएनए के अंदर इतने सारे न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंस है, ठीक है, नाइट्रोजन बेस का सीक्वेंस है। अब आप समझ सकते हैं कि वो जो सीक्वेंस अगर उसमें एक थोड़ी सी भी गड़बड़ी हो जाती है, कोई प्रॉब्लम हो जाती है, कोई सीक्वेंस चेंज हो जाता है तो कितनी प्रॉब्लम। इसलिए डीएनए रेप्लिकेशन का जो प्रोसीजर है वो बहुत आसान नहीं है, बहुत ही कॉम्प्लेक्स है, और इसके लिए कई सारे एंजाइम्स हैं। जैसे फॉर एग्जांपल सबसे पहले अगर जैसे इस यार जो आप डीएनए देख रहे हैं, अगर इसको हमें रिप्लिकेट करवाना है तो सबसे पहले इसको क्या करना होगा, खोलना पड़ेगा। इसके स्ट्रैंड्स जो आपको दिखाई दे रहे हैं इनको खोलना होगा। अगर इनको खोलने के लिए आपको पता है कि इनके बीच कौन सा बॉन्ड है, एक वीक अट्रैक्शन फोर्स हाइड्रोजन बॉन्ड है। हमने पिछली वीडियो में जिसके बारे में डिटेल में बताया भी था कि कैसे हाइड्रोजन बॉन्ड इनके बीच में बनता है। तो अगर वो जो हाइड्रोजन बॉन्ड है उनको ब्रेक करना है तो सबसे पहले तो उसी को ब्रेक करना होगा। तो ब्रेक करने के लिए इसके अंदर होता है हेलिकेज एंजाइम,
ठीक है। उस हेलिकेज एंजाइम की हेल्प से इन दोनों स्ट्रैंड्स के बीच जो हाइड्रोजन बॉन्ड है उसको ब्रेक करना होगा। अगर आपने इसको ब्रेक कर लिया है, अब उसके बाद दोस्तों ये क्या है, एक तार की तरह एक कॉइलिड स्ट्रक्चर है। जैसे आपने कोई तार देखी है, वो तार अगर आप सपोज करो एक बार आपने उसे घुमा दिया, ठीक है, तो अब उसको फिक्स भी करना होगा, वरना वो फिर दोबारा से घूम करके सेम वही स्ट्रक्चर ले लेगी। तो ऐसा ही डीएनए भी होता है, ठीक है। तो डीएनए दोबारा से वही स्ट्रक्चर ना ले ले, तो इसकी कोइलिंग टेंशन को हटाने के लिए भी वहाँ पर एंजाइम्स होते हैं, उसका नाम है टोपोआइसोमरेज। उसके बाद और भी एंजाइम्स है जो कि इसको स्टेबलाइज करता है, तो ठीक है। तो मतलब अलग अलग तरह के बहुत सारे एंजाइम्स इसमें काम करते हैं। वो हम कब डिस्कस करेंगे, जब इसका मेन रेप्लिकेशन प्रोसीजर स्टार्ट होगा। अभी तो मैं आपको जितना भी बेसिक है, एक्सपेरिमेंटल है, उसको हम डिस्कस करने वाले हैं। हालांकि मैं आपको एक आइडिया दे रहा हूँ, ठीक है। जितना हम ज़्यादा समझेंगे इसके बारे में, उतना ही हमें समझ में आ जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं। सेमी कंजर्वेटिव मेथड और कंजर्वेटिव मेथड और डिस्पर्सिव मेथड, और हम थे इस समय कंजर्वेटिव मेथड, जो कि अभी देखो वाइडली एक्सेप्टेड सेमी कंजर्वेटिव है, लेकिन अभी हम क्या डिस्कस कर रहे हैं, कंजर्वेटिव मेथड। इसके अकॉर्डिंग इन्होंने ये कहा कि जब डीएनए रेप्लिकेट करता है तो वो जो कॉपी बनाता है, एक कॉपी तो होती है ओल्ड और एक होती है कंप्लीटली न्यू। समझ में आया? मतलब इनका ये कहना है कि डीएनए जब रेप्लिकेट करता है तो एक कॉपी तो पुराने की होती है और एक कॉपी नए की होती है। मतलब एक पूरी तरीके से एक कॉपी नई होगी और एक कॉपी पूरी तरीके से पुरानी होगी। जैसे ये रेड है, तो ये रेड वाला हम मान लेते हैं पुरानी है, और ये नई जो सिंथेसाइज, न्यू कॉपी जो सिंथेसाइज हुई वो एकदम नई होगी, इसमें कोई भी पुराने का कोई भी पार्ट नहीं होगा, ठीक है। इतना इन्होंने कहा कंजर्वेटिव मेथड में, इसीलिए इसका नाम भी पड़ा कंजर्वेटिव मेथड। मतलब पूरा जो आपका पूरा पहले वाला जो डीएनए था पूरी तरीके से कंजर्व हो गया। लेकिन ये बात गलत था, मतलब ये मॉडल जो है वो एक्सेप्ट नहीं किया गया, क्योंकि वेरिएशन भी तो हमको दिखाना है। वेरिएशन कैसे हुआ, वही चीज़। एक बात और मैं यहाँ पर डिस्कस कर रहा था कि कोई सेल जब माइटोटिकली डिवाइड होती है तो उसके अंदर जो डीएनए होता है वो एक दूसरे की आइडेंटिकल कॉपी होते हैं, ठीक है। मतलब जो डीएनए इस सेल के अंदर है वो डीएनए इसी सेल, मतलब ये दोनों सेल एकदम एक समान है। लेकिन अगर म्योसिस डिवीजन होगा तो आप जानते हैं म्योसिस डिवीजन में क्रॉसिंग ओवर होगा, तो क्रॉसिंग ओवर की वजह से जो नई सेल है उसके अंदर जो डीएनए होगा वो उसके अंदर चेंज हो जाएगा। हम कहेंगे वो कंप्लीटली आइडेंटिकल नहीं होगा, ठीक है। मतलब उसमें थोड़ा बहुत चेंज जरूर हो जाता है ड्यू टू द क्रॉसिंग ओवर, क्योंकि पैटर्नल और मैटरनल दोनों के क्रोमोसोम्स आपस में मिलते हैं ना, तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि वहां पर क्रॉसिंग ओवर होने की वजह से वहां पर क्या होगा, चेंज हो जाएगा। तो आइडेंटिकल किस केस में होगा, मतलब सेम डीएनए की कॉपी किस केस में होगा, माइटोसिस डिवीजन में, और म्योसिस डिवीजन के अंदर सेम कॉपी नहीं बनेगी। ये 2 पॉइंट आप नोट कर लेंगे तो आपको ज़्यादा फायदा होगा, ठीक है, आपको ज़्यादा समझ में आ जाएगा। तो इसलिए मैं ये बताना चाह रहा था आपको, जैसे सपोज करो कि जब माइटोसिस डिवीजन होता है तो माइटोसिस डिवीजन के लिए कॉपी, जो डीएनए की कॉपी है वो एकदम एग्जैक्ट कॉपी बनानी होगी। अब एग्जैक्ट कॉपी बनाने के लिए आप समझ सकते हैं कि कोई भी गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। तो इसलिए यहाँ पर मैं आपको बताना चाह रहा था कि डीएनए बहुत ही कॉम्प्लेक्स, मतलब इसका जो रेप्लिकेशन है काफ़ी कॉम्प्लेक्स है, इसको काफ़ी बहुत ही ध्यान से समझना होगा, ठीक है। इसमें कोई भी गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए, कहीं पर सीक्वेंस का, कहीं पर एंजाइम्स की कोई भी अगर गड़बड़ी होती है, म्यूटेशन हो जाता है। हालांकि अभी जैसे कि मैंने आपको क्या बताया कि अगर सेल माइटोटिकली डिवाइड होगी तो उसमें आइडेंटिकल डीएनए होता है हमेशा, लेकिन एक्सेप्शनल केस भी है। अगर सपोज करो वहीं पर म्यूटेशन हो जाता है किसी केस में, तो क्या होगा, म्यूटेशन होने की वजह से वहाँ पर चेंज हो जाएगा, उसके डीएनए में चेंज हो जाएगा। तो अगर आप जनरल रूप से कहें तो अगर माइटोसिस डिवीजन होगा तो जो डीएनए होगा वो आइडेंटिकल होगा, लेकिन अगर कहीं पर किसी केस में वहाँ पर म्यूटेशन हो जाता है तब वहाँ पर थोड़ा चेंज आ सकता है, ठीक है। तो ये बेसिक पॉइंट है, इस जो आपको पता होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं सेमी कंजर्वेटिव मेथड में। दोस्तों ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और इसको समझाने के लिए मुझे अपना स्केच पेन उठाना पड़ेगा, और स्केच पेन को हम ओपन करते हैं। दोस्तों इनका ये कहना था सेमी कंजर्वेटिव मेथड में, ये जो हमारे पास डीएनए है, हालांकि ये तीनों डीएनए सेम है, लेकिन यहाँ पर अलग मेथड था समझाने का। इस मेथड में आप जान चुके हैं कि ये जो डीएनए है एक ओल्ड होगा, जो नया सिंथेसाइज होगा वो अलग होगा, मतलब ये आपस में इनके जो है मिक्सिंग नहीं होगी। बट यहाँ पर ये कहा गया कि ये जो सेमी कंजर्वेटिव मेथड है, इस मेथड के अंदर जो डीएनए रेप्लिकेट होता है, सबसे पहले तो क्या होगा, आपको प्रोसीजर बता ही दिया है कि सबसे पहले इसके दोनों स्ट्रैंड जो है सेपरेट होंगे, वो सेपरेट होंगे क्योंकि इसमें जो हाइड्रोजन बॉन्ड है वो ब्रेक हो जाएगा। हाइड्रोजन बॉन्ड किसकी मदद से ब्रेक होगा, हेलिकेज एंजाइम की हेल्प से। तो H से हाइड्रोजन और H से हेलिकेज, इससे आप याद भी कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। देखो ये जो आप डीएनए देख रहे हैं, ये दोनों आपस में अलग अलग स्ट्रैंड, देखो 2 स्ट्रैंड्स आपको दिखाई दे रहे हैं, ये स्ट्रैंड्स अलग हो गया, ये स्ट्रैंड्स अलग हो गया। अब देखो जब नया डीएनए जो सिंथेसाइज होगा तो वो इसमें इस टेम्पलेट को एक तरीके से ये टेम्पलेट की तरह वर्क करता है, और ये जो है
आपस में ऐसे रिप्लिकेट करके एक नया डीएनए सिंथेसाइज हो जाएगा। इसका मतलब आप समझ रहे हैं, ये जो आप डायग्राम देख रहे हैं बहुत कुछ रिप्रेजेंट कर रहा है। अभी मैं आपको बता देता हूँ सेमी कंजर्वेटिव मेथड। इनका कहना है कि ये जो स्ट्रैंड है, ये स्ट्रैंड एक टेम्पलेट की तरह वर्क करता है। टेम्पलेट का मतलब इसको पढ़ करके ये जो नया डीएनए सिंथेसाइज हुआ, ठीक है, इसी को पढ़ करके हुआ। मतलब जैसे अपने पिछली वीडियो के अंदर मैंने स्ट्रक्चर में क्या बताया था कि इसके जो न्यूक्लियोटाइड होते हैं, जो एक तो 3 प्राइम टू 5 प्राइम डायरेक्शन में होता है, ठीक है, या फिर हम कहें कि 5 प्राइम टू, इस जो डीएनए होता है इसके जो 2 स्ट्रैंड्स होते हैं वो दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, एंटी पैरेलल होते हैं। एक होगा 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन, एक होगा 3 प्राइम टू 5 प्राइम डायरेक्शन। तो जो 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में है, अगर सपोज करो उसमें वहां पर जो न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस है उसके अंदर सबसे पहले ए है, तो उसको अब यहां पर ए है तो वो टी के साथ डबल बॉन्ड के साथ जुड़ेगा, अगर वो सी है तो वो जी के साथ डबल बॉन्ड के साथ जुड़ेगा। तो इसी तरीके से टेम्पलेट को पढ़ करके एक नया डीएनए का सिंथेसिस होता है। जैसे सपोज करो यहां पर ऊपर की तरफ जो न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस है वो ए है, तो यहां पर क्या आना चाहिए, डेफिनेटली टी आना चाहिए, क्योंकि ए हमेशा टी के साथ ही बॉन्ड बना सकता है। तो ये बात कंफर्म है कि ए है तो वो टी आएगा, और वो भी डबल बॉन्ड उनके बीच जो हाइड्रोजन बॉन्ड होंगे वो डबल होंगे। ये बात मैं पिछली वीडियो के अंदर आपको बता चुका हूं। तो सेमी कंजर्वेटिव मेथड में बहुत ही अगर सिंप्लीफाई किया जाए तो इनका यही कहना है कि इसमें जो डीएनए का जो रेप्लिकेशन होता है इसमें इस तरीके से होता है। सबसे पहले इसमें जो है इसमें एक स्ट्रैंड जो होता है वो ओल्ड होता है और एक स्ट्रैंड जो होता है वो न्यू होता है, करेक्ट। तीसरा है डिस्पर्सिव मेथड। ये भी एक्सेप्टेबल मॉडल नहीं है, लेकिन डिस्कस तो इसके बारे में भी करना होगा, जानना तो इसके बारे में भी होगा। इनका कहना है कि जो डीएनए का जो दोनों स्ट्रैंड्स हैं, इसमें जो नया डीएनए रिप्लिकेट करेगा उसके दोनों स्ट्रैंड्स में मिक्सिंग होगी। मतलब आप ध्यान से देख सकते हैं कि यहाँ पर मैंने कुछ लाइन को ब्लू में डॉट किया है, कुछ को मैंने रेड में ही डॉट कर दिया है। तो ये बताता है कि इसमें मिक्सिंग हो चुका है कंप्लीटली, दोनों स्ट्रैंड्स में जो है दोनों के भाग हैं, ओल्ड और न्यू जो सिंथेसिस डीएनए का है दोनों के पार्ट हैं। तो ये दोनों मॉडल जो है वो एक्सेप्ट नहीं किए गए। ये जो मॉडल है सेमी कंजर्वेटिव मेथड, ये एक्सेप्ट किया गया। और प्रोकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक सेल, दोनों में जो यहाँ पर डीएनए का रेप्लिकेशन होता है वो सेमी कंजर्वेटिव टाइप होता है। और इसके लिए 2 एक्सपेरिमेंट आए। नंबर फर्स्ट मिसेल्सन एक्सटाल एक्सपेरिमेंट, जो कि प्रोकैरियोटिक यानी कि बैक्टीरिया में दिखाई देगा। टायलर ने एक्सपेरिमेंट किया, जैसे कि मैंने आपको बताया, विसिया फेबा जो प्लांट है उसके अंदर, उसकी जो रूट होती है, रूट सेल के अंदर इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया और वहाँ पर ये उन्होंने प्रूफ किया कि एक यूकैरियोटिक सेल में भी जो डीएनए का रेप्लिकेशन होता है वो सेमी कंजर्वेटिव टाइप होता है। तो वैसे तो एक और एक्सपेरिमेंट है, लेकिन उस एक्सपेरिमेंट में हम नहीं, यहाँ पर हमें 2 एक्सपेरिमेंट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जिससे हमें प्रूफ होता है। एक प्रोकैरियोटिक सेल में रिप्लिकेशन, डीएनए का रेप्लिकेशन जो कि सेमी कंजर्वेटिव टाइप, दूसरा है टायलर एक्सपेरिमेंट जो कि सेमी कंजर्वेटिव टाइप बताएगा कि यूकैरियोटिक सेल में भी सेमी कंजर्वेटिव टाइप ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन होता है। आगे बढ़ते हैं। अब ये जो दोस्तों सेमी कंजर्वेटिव मेथड है इसके बारे में थोड़ा अगर हमको बताएं। हेयर द रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए इन्वॉल्व्स द प्रोग्रेसिव सेपरेशंस ऑफ द 2 स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल्स बाय ब्रेकिंग अप टू द हाइड्रोजन बॉन्ड बिटवीन बेस पेयर। जो बेस पेयर के बीच सबसे पहले क्या होगा, प्रोग्रेसिव सेपरेशन, मतलब कि सबसे पहले डीएनए का क्या होगा, सेपरेशन होगा। जब भी डीएनए रेप्लिकेट करने वाला होगा उस कंडीशन में सबसे पहले उसमें सेपरेट होगी, दोनों स्ट्रैंड आपस में सेपरेट होंगे। उस सेपरेट का मतलब है जैसे कि उसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड है, उसके बेस पेयर के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड है, तो उन्हें अलग करने के लिए, उन्हें तोड़ने के लिए एक एंजाइम आएगा हेलिकेज। हेलिकेज के बाद जो दूसरा एंजाइम आएगा जो कि इसकी कॉइलिंग टेंशन को, जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई चीज़ तार की तरह लपेट, आप किसी तार को पूरी तरीके से लपेट दो, घुमा दो किसी रोड के अराउंड, तो वो दोबारा से खुलना स्टार्ट हो जाएगा। सपोज करो मतलब जिसकी जो आकृति है वो दोबारा से रबड़ की तरह आकृति वापस लेना चाहेगी, तो उसको उस कोइलिंग टेंशन को हटाने के लिए या कट करने के लिए कट करेगा, ठीक है, डीएनए को कटिंग करेगी। और कटिंग करने के लिए कौन सा वहाँ पर एंजाइम्स होगा, टोपोआइसोमरेज। फिर उसके बाद कुछ प्रोटीन्स हैं जो कि उसको फिक्स करेंगे। और सबसे ज़्यादा जो मेन एंजाइम होता है जो डीएनए रेप्लिकेशन के अंदर वो है पॉलीमरेज, जिसकी 3 यूनिट्स होती हैं। तो उसके बारे में जो पॉलीमरेज है वो सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट एंजाइम होता है, वही सब करता है। मतलब जो डीएनए रेप्लिकेशन में जो मेन भाग है, जो सिंथेसाइज करेगा, डीएनए रेप्लिकेशन की कॉपी बनाएगा, वही है पॉलीमरेज एंजाइम, जिसके 3 यूनिट है। तो अभी के लिए आप सबसे पहले इसको नोट करें, आगे हम डिस्कस करते हैं। अब हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे एक्सपेरिमेंट, मिसेल्सन और स्टाल एक्सपेरिमेंट।
दोस्तों हेडिंग डालेंगे मिसेल्सन एंड स्टाल एक्सपेरिमेंट। मिसेल्सन और स्टाल साइंटिस्ट ने ये प्रूफ किया, इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू ये प्रूफ किया कि डीएनए के अंदर जो रेप्लिकेशन होता है वो सेमी कंजर्वेटिव मोड में होता है। ठीक है, सेमी कंजर्वेटिव टाइप से होता है। और सेमी कंजर्वेटिव टाइप में मैं आपको ऑलरेडी बता भी चुका हूँ, एक बार फिर से रिपीट भी कर दूंगा। यहाँ पर ये जो एक्सपेरिमेंट आप देख रहे हैं, इस एक्सपेरिमेंट में उन्होंने कौन कौन से यूज़ किया, मतलब कौन कौन से कंटेंट यूज़ किए, किस बेस पर उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया और इस एक्सपेरिमेंट से कैसे ये प्रूफ हो गया कि डीएनए का जो रेप्लिकेशन है वो सेमी कंजर्वेटिव नेचर या सेमी कंजर्वेटिव टाइप से होता है। यही हमको देखना है, यही हमारा मेन फोकस है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला तो ये सेमी कंजर्वेटिव टाइप में होता क्या है। सेमी कंजर्वेटिव टाइप में एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। जैसे ये हमारे पास डीएनए है, ये दोनों डीएनए के स्ट्रैंड्स आपको दिखाई दे रहे हैं। ये पेरेंटल डीएनए आप इसको कह सकते हैं, ठीक है। और इसके अंदर आप क्या देख रहे हैं, एक हेलिक्स, दोनों के दोनों हेलिक्स हैं, मतलब कि एक दोनों के दोनों स्ट्रैंड्स आपको दिखाई दे रहे हैं। मैंने क्या कहा कि जब भी डीएनए रेप्लिकेट करता है तो वो सबसे पहले प्रोसीजर यही होता है कि उनके बीच जो हाइड्रोजन बॉन्ड है, उन दोनों न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर के बीच, या फिर आप कहेंगे कि दोनों जो स्ट्रैंड है उनके बीच जो हाइड्रोजन बॉन्ड है वो पहले ब्रेक होना स्टार्ट हो जाता है। किसके थ्रू, किसकी हेल्प से? हेलिकेज एंजाइम की हेल्प से। अब ये दोनों के दोनों जो स्ट्रैंड्स है वो कंप्लीटली सेपरेट हो जाएंगे। ये बात मैंने गलत बताया, क्योंकि कंप्लीटली कभी भी आप देखेंगे, जब भी मैं डीएनए का रेप्लिकेशन स्टार्ट करूंगा, असली प्रोसीजर आपको बताना स्टार्ट करूंगा, तो वहाँ पर मैं आपको सिर्फ यही बताऊंगा कि डीएनए कभी भी दोनों स्ट्रैंड सेपरेट नहीं होते। ठीक है, चाहे वो यूकैरियोटिक हो या प्रोकैरियोटिक हो, आप देखेंगे डीएनए के रेप्लिकेशन में कभी भी दोनों स्ट्रैंड्स कंप्लीटली सेपरेट नहीं होते। ठीक है, इस पॉइंट को हमेशा नोट करके रखना। बट यहाँ पर हम मान लेते हैं, ठीक है, यहाँ पर क्या मानते हैं हम कि हमने यहाँ पर देखा कि दोनों के दोनों जो स्ट्रैंड्स हैं वो कंप्लीटली सेपरेट हो चुके हैं। दोस्तों ये जो सेपरेटेड डीएनए आपको दिखाई दे रहा है, ये एक टेम्पलेट की तरह वर्क करता है। ठीक है, टेम्पलेट की तरह मतलब सपोज करो ये एक तरीके से फोटोकॉपी मशीन की तरह है। ठीक है, ये अपने जैसी ही कॉपी सिंथेसिस करता है ये, लेकिन अपना कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड्स बनाता है। समझ में आया? ये अपना जो न्यू सिंथेसाइज जो करेगा, सपोज करो अगर ये 5 प्राइम टू 3 प्राइम है, ठीक है, ये 5 प्राइम एंड हो जाएगा, ये 3 प्राइम एंड हो जाएगा, तो ये क्या करेगा, यहाँ से ये 3 प्राइम एंड का सिंथेसिस करना स्टार्ट कर देगा। सपोज करो यहाँ पर अगर आपने पिछला लेक्चर नहीं देखा है तो आपको थोड़ा बहुत प्रॉब्लम होगी, लेकिन अगर देखा है तो आप इजीली समझ पाएंगे कि अगर यहाँ पर सपोज करो कि अगर यहाँ पर एडेनिन है तो यहाँ पर कौन सा न्यूक्लियोटाइड आना चाहिए? थाइमिन आना चाहिए, क्योंकि आपने चारगाफ रूल ऑलरेडी पढ़ा है कि एडेनिन जो है वो थाइमिन के साथ डबल बॉन्ड से जुड़ता है, डबल हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं, और ग्वानिन और साइटोसिन के बीच ट्रिपल बॉन्ड होता है, ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। ठीक है, 3 ऐसी डायरेक्शन, 3 ऐसी पोजीशंस होती हैं जहां पर हाइड्रोजन बॉन्ड बनने के चांसेस होते हैं, और उन हाइड्रोजन बॉन्ड को ही मैं बता रहा था कि कैसे वो ब्रेक किया जाता है हेलिकेज एंजाइम के थ्रू। वैसे तो बहुत सारे ऐसे एंजाइम हैं जो कि डीएनए रेप्लिकेशन में हेल्प करते हैं। हेलिकेज हो गया, टोपो आइसोमरेज हो गया जो कि उसकी कॉइलिंग को कट करके कॉइलिंग को दूर करता है। तीसरा और भी प्रोटीन है, ठीक है, एक ऐसा एंजाइम है जो कि इसको स्टेबलाइज करता है। फिर आगे पॉलीमरेज होता है, पॉलीमरेज एंजाइम मेन इंपॉर्टेंट रोल निभाता है इस डीएनए के रेप्लिकेशंस के अंदर। तो अभी हमें को अपने टॉपिक पर रहना है कि ये जो दोनों स्ट्रैंड्स हैं इसके अंदर सिंथेसिस हो जाती है इस टेम्पलेट के थ्रू। मतलब ये अपना जो है, जैसा कि मैंने आपको बताया डीएनए जो होता है वो एंटी पैरेलल होता है, तो ये जो है अपना दूसरे वाला जो स्ट्रैंड्स है वो इसको पढ़ करके, इसको रीड करके इस टेम्पलेट को बनाता है। ठीक है, सपोज करो यहाँ पर ए है तो ये टी बनना स्टार्ट हो जाएगा, यहाँ पर अगर सी है तो यहाँ पर जी आ जाएगा, यहाँ पर फिर से सी है तो यहाँ पर जी या टी, इस तरीके से। ठीक है, वो अकॉर्डिंग टू जेनेटिक कोड सीक्वेंस में, और ये इस तरह से बन जाएगा। करेक्ट? तो इतनी बात क्लियर हुई। ये दोनों के दोनों जो है इस तरीके से स्ट्रैंड्स बनाते हैं प्यारे दोस्तों। तो इसमें आप क्या देख रहे हैं सेमी कंजर्वेटिव में, एक तो ओल्ड स्ट्रैंड्स है और एक नया सिंथेसिस स्ट्रैंड्स है, यही हो गया। अब इस चीज़ को प्रूफ किया था स्टाहल और मिसेल्सन ने एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू, और ये एक्सपेरिमेंट कैसे है ये मैं आपको बता देता हूँ। देखिए दोस्तों, इन्होंने क्या यूज़ किया, ई कोलाई बैक्टीरिया, इस चीरिया कोलाई बैक्टीरिया को इन्होंने कल्चर मीडियम में ग्रो किया। ठीक है, कल्चर मीडियम में एक ऐसे कल्चर मीडियम में ग्रो किया जिसमें नाइट्रोजन का हैवी आइसोटोप 15 है। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको एक छोटा सा पॉइंट आपको समझाना चाहूँगा ताकि आप इजीली उसको समझ पाएँ। ठीक है, यहाँ तक पहुँचने के लिए हमको बहुत सी कुछ बेसिक पॉइंट है जो कि हमें समझना होगा। दोस्तों, अगर सपोज़ करो हमारे पास कोई
ये टेस्ट ट्यूब है उसमें हमने क्या किया, उनमें हमने कोई सॉल्यूशन ले लिया, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल हमने सीजियम क्लोराइड का सॉल्यूशन ले लिया। दोस्तों अगर सीजियम क्लोराइड के सॉल्यूशन को आप सेंट्रीफ्यूज करते हैं बहुत इसको घुमाते हैं, ठीक है, काफ़ी तेज़ी से आपने काफ़ी देर तक घुमाया इस सॉल्यूशन को इसके अंदर रख करके टेस्ट ट्यूब के अंदर, तो इसमें दोस्तों एक ग्रेडियंट डेवलप हो जाता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, एक ग्रेडियंट डेवलप हो जाता है। दोस्तों ग्रेडियंट डेवलप होने का मतलब आप इतना समझ सकते हैं कि इसमें जो है कॉन्सेंट्रेशन के लेवल बन जाते हैं, ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन के लेवल, सांद्रण। जैसे फॉर एग्जांपल देखो, ऊपर की तरफ जो सॉल्यूशन है इसका सबसे लो कंसंट्रेशन होगा, लेकिन जैसे जैसे आप नीचे जाते रहेंगे जो कंसंट्रेशन है वो इंक्रीज होता रहेगा और सबसे नीचे की तरफ हाई कंसंट्रेशन। तो आपने क्या देखा कि यहाँ पर एक ग्रेडियंट डेवलप हो जाता है। प्यारे दोस्तों अगर मैं यहीं पर सपोज करो कि कोई सब्सटेंस इसके अंदर डालता हूँ, ठीक है, डिफरेंट कंसंट्रेशन लेवल पर अगर मैं यहाँ पर कोई सब्सटेंस डालता हूँ, तो सपोज करो मैंने यहाँ पर कोई पार्टिकल एंटर किया और यहाँ पर आकर के रख दिया, ठीक है, यहाँ पर। तो अब क्या होगा कि ये जो है सपोज करो अगर पानी के ऊपर आपने कोई चीज़ डाली, तो अगर वो पानी के ऊपर तैरती है या डूब जाती है, ये किस पर डिपेंड करता है, उसकी डेंसिटी कितनी है, ठीक है। अगर सपोज करो पत्थर की डेंसिटी पानी से ज़्यादा है तो वो पत्थर डूब जाएगा। लेकिन सपोज करो अगर आपने कोई पत्ता है, ठीक है, पत्ता मतलब लीफ की बात कर रहा हूँ, अगर वही लीफ जो है पानी के ऊपर अगर सपोज करो उसकी डेंसिटी कम है तो वो पानी के ऊपर तैरता रहता है। तो इसका मतलब क्या है कि ये डिपेंड करता है कि डेंसिटी पर टोटली। तो इसी तरीके से अगर मैं कोई सब्सटेंस डालता हूँ, अगर उसकी डेंसिटी मतलब जितनी ज़्यादा है या जितनी कम है वो डिपेंड करेगा। अगर सपोज करो कि वो कहाँ पर सेटल डाउन होगा, ये मैं बताना चाह रहा हूँ कि अगर सपोज करो मैंने एक पार्टिकल डाल दिया तो उसका वॉल्यूम अगर ये यहाँ पर अगर आ रहा है तो यहीं पर सेट हो जाएगा, ठीक है। मतलब क्योंकि नीचे जाते वक्त आप क्या देख रहे हैं कि कंसंट्रेशन बढ़ रहा है, तो सपोज करो पार्टिकल अगर वो यहाँ पर है तो यहाँ पर आकर के सेटल डाउन हो जाएगा। नीचे अगर उसका डेंसिटी और भी ज़्यादा है तो वो नीचे की तरफ और भी नीचे की तरफ सेटल डाउन हो जाएगा। तो ये डिपेंड करता है डेंसिटी पर, ठीक है। तो इसी तरीके से दोस्तों हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर जैसा कि आप लोगों को पता है कि डीएनए का जो बेस होता है, ठीक है, डीएनए के बेस में नाइट्रोजन प्रेजेंट है, ठीक है, नाइट्रोजन बेस हम ऑलरेडी आप जानते हैं कि डीएनए के अंदर प्रेजेंट होता है। तो नाइट्रोजन बेस के अंदर जो नाइट्रोजन है उसके हम 3 आइसोटोप, मतलब कि यहाँ पर हम उसका एक आइसोटोप, हैवी आइसोटोप का भी यूज़ करते हैं। एक तो नॉर्मल आइसोटोप हो गया जैसे कि N14, ठीक है, इसमें हमने N14 लिया है, मतलब एक ऐसा बैक्टीरिया लिया जिसके अंदर जो नाइट्रोजन बेस है वो N14 है, और एक ऐसा हमें बैक्टीरिया डेवलप करना है किसी भी तरीके से, डजंट मैटर कि हमें वो कैसे भी मिले, चाहे वो एक्सपेरिमेंट करना पड़े, कल्चर मीडियम एक्सपेरिमेंट करना पड़े, वो अलग मैटर है। हमें किसी भी तरीके से एक ऐसा डीएनए चाहिए जिसमें जो नाइट्रोजन बेस है वो उसमें जो नाइट्रोजन का एकदम नॉर्मल आइसोटोप हो N14, और दूसरा हमें मिलना चाहिए N15, मतलब ये हैवी आइसोटोप, नाइट्रोजन का हैवी आइसोटोप। तो जाहिर सी बात है कि N14 और N15 का अगर आप कंपैरिजन करो तो इसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी, मतलब अगर आप इसे सॉल्यूशन में डालोगे तो ये इससे ज़्यादा डूब जाएगा, ठीक है। मतलब सपोज करो यहाँ पर N14 है तो ये N15 यहाँ पर आ जाएगा। अब दूसरा, अगर सपोज करो कि हमने क्या किया, एक ऐसा बैक्टीरिया ले लिया जिसमें N14, एक स्ट्रैंड N14 का है और एक स्ट्रैंड डीएनए का N15 का है, तो वो कहाँ पर लाई करेगा, वो इन दोनों के बिटवीन द लाई करेगा कि नहीं करेगा। मतलब एक तरफ N14 है, मतलब हल्का है एकदम, ठीक है, इसकी डेंसिटी कम है, एक तरफ N15 है जिसकी डेंसिटी N14 के कंपैरिजन में ज़्यादा है। लेकिन एक हमने ऐसा लिया है जो इन दोनों के बिटवीन है, मतलब एक N14 और N15 दोनों की डेंसिटी मतलब इसके अंदर प्रेजेंट है, तो ये इन दोनों के बीच में लाई करेगा। यही चीज़, यही जो पॉइंट है, यही हमें सेमी कंजर्वेटिव नेचर को समझाता है, ठीक है। ई कोलाई बैक्टीरिया में जो डीएनए है, नाइट्रोजन बेस जो होता है, उसमें हमने N14 नॉर्मल आइसोटोप, N15 हैवी नाइट्रोजन आइसोटोप, और एक ऐसा आइसोटोप लिया जिसके अंदर N14 और N15 दोनों मतलब एक स्ट्रैंड ऐसा है जो कि N14 का है और एक स्ट्रैंड ऐसा है जो N15 का है, ऐसा ले लिया हमने, ठीक है। अब ये जो कंडीशन है इससे हमने पता तो लगा लिया, लेकिन अब ये एक्सपेरिमेंटली कैसे होता है ये मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। चूंकि यहाँ पर तो ये बता लिया कि उन्होंने सेमी कंजर्वेटिव टाइप है, वो यही से प्रूफ हो जाता है। अगर ना होता तो यहाँ पर ये जो बीच में लाई किया, ये एक ऐसा स्ट्रैंड जो कि बीच में लाई क्यों किया, क्योंकि इसमें डेफिनेटली ऐसी कुछ ना कुछ उसकी डेंसिटी थी जो इससे कम थी, ठीक है, इससे ज़्यादा थी और इससे कम थी, जो कि एक प्रूफ करती है कि इन दोनों का मटेरियल इसके अंदर प्रेजेंट है। यही सेमी कंजर्वेटिव का एक पॉइंट बना, ठीक है, एक पिक पॉइंट बना, मेन पॉइंट। अब मैं आपको बताता हूँ ये एक्सपेरिमेंट हुआ कैसे।
दोस्तों जैसे आपने कल्चर मीडियम लिया, ई कोलाई बैक्टीरिया, नॉर्मली हम जो बैक्टीरिया यूज़ करते हैं वो इस्चीरिया कोलाई मतलब कि ई कोलाई बैक्टीरिया ही यूज़ करते हैं, करेक्ट। अब यहाँ पर जो ई कोलाई बैक्टीरिया को हमने एक ऐसे मीडियम में ग्रो कराया जिसके अंदर नाइट्रोजन का जो हैवी आइसोटोप है N15 मीडियम में हमने इसको ग्रो कराया। प्यारे दोस्तों, जब ये बाइनरी फिजन करेगा तो इसे न्यूक्लियोटाइड की ज़रूरत होगी। जब ये बाइनरी फिजन करेगा तो अब वो न्यूक्लियोटाइड्स कहाँ से लेगा, ठीक है, वो किस मीडियम में लेगा, वो इसी, क्योंकि मीडियम में तो N15 है, तो ऐसी कंडीशन में वो उसी तरह के N15 वाला जो है स्ट्रैंड्स बन जाएगा उस बैक्टीरिया के अंदर। तो ई कोलाई बैक्टीरिया को कितने जनरेशन इन्होंने ग्रो कराया ये भी मैं आपको बता देता हूँ। मैक्सिमम या मिनिमम 14 जनरेशन आप इसको ग्रो कराना पड़ेगा आपको। 14 जनरेशन मतलब समझ रहे हो, जैसे फॉर एग्जांपल एक बैक्टीरिया से दो बैक्टीरिया बने तो ये फर्स्ट जनरेशन, फिर उसके बाद दो बैक्टीरिया से फिर हमने 4 बैक्टीरिया ग्रो कराए, 4 बैक्टीरिया से हमने जो है 8 बैक्टीरिया ग्रो कराया, 8 से 16, तो ऐसे करते 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 आपने क्या किया, 14 जनरेशन आपने ग्रो कराया। और जो 14 जनरेशन के अंदर आपने एक ऐसा बैक्टीरिया आपको मिलेगा जिसके अंदर जो दोनों के दोनों जो स्ट्रैंड्स है डीएनए के वो टोटली N15 होंगे, मतलब दोनों स्ट्रैंड जो हैं वो N15 के होंगे। मतलब N15 का मतलब यही है कि जो नाइट्रोजन बेस है उसके अंदर जो आइसोटोप है वो हैवी आइसोटोप N15 है। बात खत्म, बहुत ही सिंपल सी बात है। आगे बढ़ते हैं। अब ये जो N15 है, अब इसके बाद यहीं से एक्सपेरिमेंट स्टार्ट होता है। हमें क्या करना है, हमें फाइनली 3 तरह के हमें डीएनए प्राप्त करने हैं। एक ऐसा जिससे कि एक तो N15 और एक N14 और एक हाइब्रिड डीएनए। हाइब्रिड डीएनए मतलब जिसमें N14 और N15 एक स्ट्रैंड्स ऐसा हो जो कि N14 टाइप का हो, एक स्ट्रैंड्स ऐसा हो जो N15 टाइप का हो। ठीक है, हमें ये प्राप्त करना है तो हमें ये एक्सपेरिमेंट करना पड़ा। इसी के लिए मेन पर्पज़ क्या है, देखो एक्सपेरिमेंट का मेन पर्पज़ यही है कि हमें ये 3 तरह के डीएनए प्राप्त करने हैं ताकि हम सॉल्यूशन ग्रेडियंट में इसका यूज़ कर सकें और पता लगा सकें, ठीक है, उसकी डेंसिटी के बेस पर। तो प्यारे दोस्तों क्या होता है आगे, अब इसको क्या किया हमने, देखो अब इसको हमने जो है इसका जब बाइनरी फिजन होगा, अब यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है कि डीएनए डुप्लीकेट रिप्लिकेट कर रहा है। हालांकि ये सब जो है एक बैक्टीरिया के अंदर, डीएनए कहाँ प्रेजेंट होगा, बैक्टीरिया के सेल के अंदर प्रेजेंट होगा। तो सेल तो मैंने दिखाया नहीं है, हमने डायरेक्ट यहाँ पर डीएनए शो किया है, ठीक है। तो ये जो आप डीएनए देख रहे हैं इसके अंदर जो है दोनों स्ट्रैंड्स N15 के हैं, लेकिन अब आगे हमने क्या किया, जो मीडियम लिया वो हमने N14 का ले लिया, मतलब ऐसा मीडियम में ग्रो कराया। नेक्स्ट जो दो बैक्टीरिया जो बने, सिर्फ एक जनरेशन की बात कर रहा हूँ मैं। अब यहाँ पर आप इसको क्या करोगे, एक बैक्टीरिया उठाया आपने जिसके अंदर दोनों स्ट्रैंड जो है N15 के थे। अब आपने क्या किया, इन दोनों बैक्टीरिया को, ये जो आप देख रहे हैं ये जो एक बैक्टीरिया है, इसको आपने ग्रो कराया N14 मीडियम में। तो अब ये जब ये बाइनरी फिजन करेगा तो 2 सेल बनेंगी। अब दोनों सेल के अंदर जो स्ट्रैंड्स होंगे वो उसके अंदर आप क्या देखते हैं कि जो N14 मीडियम होने की वजह से ये कहाँ से लेगा, न्यूक्लियोटाइड कहाँ से लेगा, मतलब कि उसमें जो नाइट्रोजन बेस होंगे वो N14 टाइप के होंगे। तो एक जो नया स्ट्रैंड्स बना हुआ, जो सिंथेसिस हुआ, वो जो है एक N14 का था और एक ओल्ड था जो कि N15 का था। तो ये हमको हाइब्रिड प्राप्त हो गया। हुआ कि नहीं हुआ? मेन पर्पस यही है कि हमको ये 3 तरह के डीएनए प्राप्त करने हैं। तो पहला तो हमें N15 प्राप्त हो गया जो कि हमने 15 जनरेशन तक ग्रो कराया हमने बैक्टीरिया को। दूसरा हमें हाइब्रिड भी प्राप्त हो गया। अब हमें N14 प्राप्त करना है, नॉर्मल एकदम। तो नॉर्मल प्राप्त करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको फिर वही मीडियम लेना पड़ेगा। मतलब जो मीडियम आपने ग्रो कराया था N14 वाला, वही मीडियम आपको फिर दोबारा से ग्रो कराना है। तो प्यारे दोस्तों इस बार क्या होगा, इन दोनों को स्ट्रैंड्स को सेपरेट कर लो। रेड वाला हमने यहाँ पर ले लिया, ब्लू वाला हमने यहाँ पर ले लिया, रेड वाला हमने यहाँ पर, ब्लू वाला यहाँ पर हमने सेपरेट कर लिया। तो इस बार आपने सॉल्यूशन क्या लिया है, N14, मतलब एक ऐसा मीडियम लिया है जो कि N15 में ग्रो करा रहे हैं। तो उसमें जितने भी बैक्टीरिया होंगे N14 के ही होंगे। तो अभी क्या होगा, जो नया डीएनए जो कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड्स बनेगा, इस टेम्पलेट को पढ़ करके, यहाँ पर स्केच सही से नहीं चल पा रहा है। तो अब यहाँ पर आप क्या देखते हैं दोस्तों कि यहाँ पर 2 ऐसे हमें डीएनए मिल चुका है जो कि N14 है, ठीक है। 2 डीएनए आपको हाइब्रिड मिले और 2 डीएनए जो आपको मिले जो कंप्लीटली N14 टाइप के थे, जिसके अंदर जो है नाइट्रोजन बेस का में जो नाइट्रोजन था वो N14 मतलब नॉर्मल आइसोटोप का था। तो प्यारे दोस्तों यही से एक्सपेरिमेंट ये ख़त्म होता है। और इस एक्सपेरिमेंट में हमें क्या सीखने को मिला, कैसे पता चला कि सेमी कंजर्वेटिव नेचर का है। हमने इन तीनों डीएनए को उस इस्चीरिया कोलाई मतलब उस बैक्टीरिया के अंदर से निकाल करके, जैसे कि इस तीनों में आपको क्या दिखाई दे रहा है, एक तो हमें ये वाला प्राप्त मिल, एक तो ये मिल गया हमें N15 का, एक हमें हाइब्रिड मिल गया और एक हमें N14 वाला मिल गया, ठीक है। ये तीनों टाइप के डीएनए को हमने सॉल्यूशन के अंदर ग्रेडियंट के अंदर डाला तो हमने क्या देखा
कि N14 हमें जो है सबसे ऊपर की तरफ दिखाई देगा क्योंकि इसकी डेंसिटी सबसे ज़्यादा कम है। N15 डायरेक्टली जो है इस सॉल्यूशन के अंदर नीचे चला जाएगा और बीच में लाई करेगा हाइब्रिड डीएनए, क्योंकि इसकी डेंसिटी इन दोनों के बीच लाई करती है। डेंसिटी मतलब आप समझ सकते हैं भार। अब अगर मैं इसको बहुत ही सिंपल से कहूँ कि भाई इसका वजन N14 का वजन जो है कम है, तो ये सॉल्यूशन में कहाँ तक लाई करेगा, यहाँ तक, ठीक है, इस कॉन्सेंट्रेशन लेवल पर सेटल हो जाएगा। दूसरा, अगर ये जो हाइब्रिड है इसका जो भार है वो इससे ज़्यादा होगा। क्यों होगा? क्योंकि इसके अंदर आप जानते हैं कि एक स्ट्रैंड ऐसा है जो कि हैवी है, मतलब नाइट्रोजन 15 का है, ठीक है। अगर ना होता तो फिर ये भी यहीं लाई करता, लेकिन यहाँ पर है N15 का, तो ये इन दोनों इसके नीचे इसका वजन ज़्यादा होगा, इसके कारण ये इस कॉन्सेंट्रेशन लेवल पर सेटल हो जाएगा। तीसरा, तो आप जानते हैं कि प्योर शुद्ध जो है वो देसी घी की तरह है, मतलब कि N15 है, उसके अंदर जो हैवी नाइट्रोजन है, तो इसलिए वो नीचे की तरफ सेटल हो गया। अब इससे क्या पता चलता है कि अब आप कहेंगे सर इससे ये कैसे पता चलता है कि सेमी कंजर्वेटिव नेचर का हो गया? मतलब कि सेमी कंजर्वेटिव नेचर में हमें पता ही क्या चलता है कि हमें यही प्रूफ करना है कि भाई एक डीएनए जो है ओल्ड है और एक डीएनए जो है नया सिंथेसिस हुआ, और यही चीज़ यहाँ पर हमें पता चलती है। ये ओल्ड है और ये न्यू है, आप चाहें, और इन दोनों के बीच जो लाई कर रहा है ये बताता है सेमी कंजर्वेटिव को। बात खत्म। सो इसको फटाफट नोट करें दोस्तों। हेडिंग डालेंगे टायलर एक्सपेरिमेंट। टायलर ने 1958 में ये प्रूफ कर दिया एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू कि यूकैरियोटिक सेल के अंदर भी जो डीएनए का रेप्लिकेशंस होता है वो सेमी कंजर्वेटिव टाइप होता है। और इससे पहले जो एक्सपेरिमेंट किया गया था मेसेल्सन एंड स्टाल एक्सपेरिमेंट, वो बताता है कि प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर, जैसा कि आप लोग जानते हैं बैक्टीरिया एक प्रोकैरियोटिक सेल होती है, और आप ये भी जानते हैं कि इस्चीरिया कोलाई मतलब कि ई कोलाई बैक्टीरिया पर भी वो एक्सपेरिमेंट किया गया था। सो बैक्टीरिया एक प्रोकैरियोटिक सेल है, तो प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर जो डीएनए का रेप्लिकेशंस होता है वो सेमी कंजर्वेटिव टाइप होता है। ये प्रूफ होता है मेसेल्सन एंड स्टॉल एक्सपेरिमेंट के थ्रू। दूसरा जो एक्सपेरिमेंट किया गया था ये टेलर ने किया 1958 में। इन्होंने क्या प्रूफ किया कि जो यूकैरियोटिक सेल होती हैं उसके अंदर जो डीएनए का रेप्लिकेशन होता है वो भी सेमी कंजर्वेटिव टाइप ही होता है। दोनों का मेथड सेम है, लगभग जो है पैटर्न सेम है। बस यहाँ पर क्या किया था, देखो टायलर ने क्या किया, इन्होंने विसिया फेबा की जो प्लांट होती है उनके प्लांट का जो रूट उसके जो जड़ें होती हैं उसकी टिप्स की जो सेल्स होती हैं, उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक ऐसे सॉल्यूशन में उसको सबमर्ज्ड कंडीशन, मतलब आधा डूबा हुआ भाग ऐसे में, मतलब उन्होंने क्या किया, उसको डुबा दिया, ठीक है, सबमर्ज कंडीशन में रखा। और उस जिसके अंदर, मतलब उस सॉल्यूशन के अंदर क्या था, थायमिडीन की मात्रा, उसके अंदर थायमिडीन प्रेजेंट था। अब उन्होंने उसको लगभग 8 घंटे या तब तक रखा जब तक कि उसके अंदर जो आपको पता है कि सेल्स, जैसे रूट सेल्स है, ठीक है, रूट सेल्स के अंदर क्या होगा, न्यूक्लियस होगा, न्यूक्लियस के अंदर क्या होगा, क्रोमोसोम्स होंगे, बिकॉज यूकैरियोटिक सेल है। तो अब वो जो क्रोमोसोम है उसके दोनों क्रोमेटिड, जिस समय सेल डिवाइड होने वाली होती है तो उस समय आप देखेंगे कि क्रोमोसोम डिवाइड, जो क्रोमेटिड है वो डिवाइड होकर के, मतलब पूरी तरीके से आप देखेंगे एक क्रोमोसोम पर 2 क्रोमेटिड नजर आएंगे। तो ये जो दोनों क्रोमेटिड आपको दिखाई दे रहे हैं, क्रोमोसोम और क्रोमेटिड का जो कंसेप्ट है, अगर आपको नहीं समझ में आया है, कंफ्यूज कर रहा है, तो एक वीडियो मैं उसके ऊपर ऑलरेडी बना चुका हूं, आप जाकर देख सकते हैं, ठीक है। यहां पर आप देखेंगे सबसे पहले कि ये जो क्रोमेटिड्स आपको नजर आ रहे हैं, इन दोनों क्रोमेटिड्स में जो आप दिखाई दे रहे हैं, ये दोनों इक्वली जो है थायमिडीन से लेबल्ड है। मतलब इस पे जो है आप कह सकते हैं कि थायमिडीन की मात्रा इन दोनों एक ही क्रोमोसोम पर, दोनों क्रोमेटिड पर है, ठीक है। क्रोमोसोम ये एक है लेकिन 2 इस पर क्रोमेटिड है। अब जैसे ही सेल डिवाइड होती है, ठीक है, हालांकि इन्होंने क्या किया था, देखो ये भी सुन लो, कोल्चिसिन न्यूट्रिटिव लिक्विड मीडियम लिया था, जिससे कि क्या हुआ कि न्यूक्लियस तो डिवाइड नहीं हुआ लेकिन क्रोमोसोम डिवाइड हो गया। तो एक ही न्यूक्लियस के अंदर जो है, यहाँ पर जो आप देख सकते हैं क्रोमोसोम, एक ही न्यूक्लियस के अंदर 2 क्रोमोसोम्स आ गए, फिर 2 से 4 आ गए। तो इस तरीके से यहाँ पर आप देखेंगे कि हमें उससे मतलब नहीं, हमें क्रोमोसोम से मतलब है कि क्रोमोसोम डिवाइड हुआ नहीं हुआ, ठीक है। तो क्रोमोसोम जब ये डिवाइड हुआ तो इसके अंदर ये क्रोमेटिड अलग आएगा, ये क्रोमेटिड अलग आएगा, और जैसे ही ये रेप्लिकेट करेगा, एक नया क्रोमेटिड बनाएगा, ठीक है। उस कंडीशन में ये जो दोस्तों आप देखेंगे कि एक क्रोमेटिड जो है वो थायमिडीन लेबल्ड था और दूसरा जो क्रोमेटिड था वो थायमिडीन लेबल्ड नहीं था, जो कि ये प्रूफ करता है सेमी कंजर्वेटिव टाइप। ऐसा ही हमने पिछली वीडियो में भी कुछ देखा था, ऐसा ही वहाँ पर हमने देखा था जब बैक्टीरिया, ई कोलाई बैक्टीरिया को नाइट्रोजन 14 के अंदर दोबारा से हमने लिक्विड मीडियम में रखा तो वहाँ पर अलग रिजल्ट आया, और यहाँ पर भी अलग ही उसी तरह का रिजल्ट देखने को मिलता है। अब इसको आगे आप जनरेशन में फिर दोबारा से ग्रो कराएंगे तो आप देखेंगे कि इसमें एक जो ऐसा होगा जो पूरी तरीके से थायमिडीन से फ्री होगा, और एक ऐसा होगा जो पूरी तरीके से थायमिडीन से लेबल रहेगा। तो 2 हमको यहाँ पर ऐसी सेल्स मिलेंगी जिसके अंदर, या 2 क्रोमोसोम ऐसे मिलेंगे जो कि थायमिडीन से लेबल से फ्री हैं, अनलेबल्ड है, ठीक है। तो ये हमको प्रूफ कराता है, जो बीच वाला जो डायग्राम आप देख रहे हैं यही हमको प्रूफ कराता है कि जो है सेमी कंजर्वेटिव टाइप का होता है डीएनए का रेप्लिकेशंस। सो ये जो है ऑडियो, इसके अंदर जो इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ किए गए हैं, ऑडियो
O2 radiography experiment on the root tips of Visia faba. So they tracked the synthesis of DNA. उन्होंने synthesis जो DNA का synthesis उसको track किया with the help of ट्रिएटेड थायमिडीन से ट्रिएट करके इन द डुप्लीकेशन क्रोमोसोम इन द रूट टिप सेल्स। ठीक है, जो क्रोमोसोम्स का डुप्लीकेशन है रूट टिप सेल्स के अंदर, उसमें उन्होंने उसको डीएनए के सिंथेसिस को ट्रैक किया और इससे उन्होंने प्रूफ कर दिया। सो गाइज आई होप आपको ये दोनों के दोनों वीडियो पसंद आए हों। ठीक है, दोनों के दोनों एक्सपेरिमेंट आपको पसंद आया हो, समझ में भी आया हो। इसके अलावा अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी शिकवा शिकायत है, आप जो है कमेंट में मेंशन कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो होगा हमारा डीएनए रेप्लिकेशंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है और एग्जाम पेपर के थ्रू मतलब अगर पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वो हम डिस्कस करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टाटा।